ये कहानी है उस रात की जब सिर्फ 20 साल के 3 युवा क्रांतिकारियों ने तय कर लिया था कि अब ब्रिटिश अधिकारी सिम्पसन को जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अटैक कराया था। उन्हें पता था इस मिशन से लौटना नामुमकिन है, लेकिन जब बात देश के सम्मान की हो तो मौत भी छोटी लगने लगती है। 3 नाम, विनोय, बादल और दिनेश, 3 चेहरे जिनके पीछे कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, बस एक सपना था, आजाद भारत का। 8 दिसंबर 1930 की दोपहर कोलकाता के बीचों बीच जब शहर की सड़कें शांत थी, एक टैक्सी धीरे धीरे राइटर्स बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरे ये 3 युवक, सूट बूट में अंग्रेजी अफसरों की तरह, पर उनके सीने में धड़क रहा था बारूद से भरा एक इरादा। उन्हें सिर्फ एक आदमी को मारना था, लेकिन उस एक आदमी के मरते ही ब्रिटिश साम्राज्य की दीवारें हिल जानी थी। 1930 का बंगाल, जहां आजादी की हवा हर गली में बह रही थी, लेकिन उस हवा में बारूद और खून की गंध घुल चुकी थी। इस हिंसक माहौल के बीच एक नाम था, लेफ्टिनेंट कर्नल नॉर्मन सिम्पसन। वो बंगाल का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन था, यानी कि आईजी, और भारतीय क्रांतिकारियों के लिए मौत का दूसरा नाम। कहा जाता है कि उसकी जेलों में बंद क्रांतिकारियों पर ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि इंसान की आत्मा कांप उठे। गर्म लोहे से जलाना, नाखून उखाड़ना और कई बार तो बिना किसी कारण के पीट पीट कर हत्या कर डालना सिम्पसन के लिए ये रोज का काम था। एक बार उसके इशारे पर कैदियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हमला कर दिया। कई साथियों जैसे जतिंद्र मोहन, किरण शंकर रॉय और सत्यगुप्त को मारा पीटा गया था, और यहीं से बंगाल के नौजवानों के दिलों में आग लग गई। उसी दौर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में एक संगठन बनाया था, बंगाल वॉलंटियर्स। इसका उद्देश्य था ऐसे युवाओं को तैयार करना जो देश के लिए जान तक दे सकें। इस संगठन में शामिल थे विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, 3 नौजवान जिनकी सोच में सिर्फ बलिदान था। नेताजी ने कहा था, सत्ता झुकाने के लिए कभी कभी खून बहाना पड़ता है, और इन युवाओं ने ये बात दिल में बैठा ली थी। नेताजी पर हुए हमले के बाद बंगाल वॉलंटियर्स ने योजना बनाई, ऑपरेशन फ्रीडम की। इसका लक्ष्य था कर्नल सिम्पसन को मार गिराना, वो भी उनकी ही कुर्सी पर बैठकर, जहां से वो भारतीयों पर अत्याचार का आदेश देता था। इससे पहले बिनोय कृष्ण बसु ढाका के मेडिकल कॉलेज में ढाका के ख्यात आईजी लोसन को भी गोली मार चुके थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस का जाल बिछा होने के बावजूद बिनोय ढाका से कोलकाता पहुंचने में कामयाब हो गए थे। बिनोय कृष्ण बसु 22 साल का युवा था, मुशीगंज का रहने वाला, जो कि अब बांग्लादेश में है। उच्च शिक्षा में शानदार, लेकिन राजनीति में गहरी दिलचस्पी, देशभक्ति उसकी रगों में दौड़ती थी। सुधीर बादल गुप्ता बेहद शांत स्वभाव, पर अंदर से ज्वालामुखी। कहते हैं वो रात को अपने तकिए के नीचे पिस्टल रखकर सोता था। और दिनेश चंद्र गुप्ता, जिसे उसके साथी फायर ऑफ बंगाल कहते थे, उम्र सिर्फ 19 साल। उसने ठान लिया था, या तो देश आजाद होगा या मैं नहीं रहूंगा। तीनों ने तय किया, हमारे लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं है, अब बस एक दिशा है, शहादत। योजना बेहद गुप्त थी। तीनों ने अंग्रेज अफसरों जैसे कपड़े सिलवाए, काला कोट, सफेद शर्ट और टोपी, ताकि राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करते समय उन पर कोई डाउट ना करे। हर एक को एक रिवॉल्वर और कारतूस दिए गए। बादल ने जेब में पोटाशियम साइनाइड की गोली रख ली थी, क्योंकि उसने कसम खाई थी, अगर पकड़े गए तो जिंदा नहीं रहेंगे। बिनोय को माटिया बुर्ज के राजेंद्र नाथ गुहा के घर छिपाया गया, दिनेश और बादल को न्यू पार्क स्ट्रीट के सुरक्षित ठिकाने पर। और फिर तारीख तय हुई, 8 दिसंबर 1930 सुबह लगभग 11:45 हुए। तीनों युवक एक टैक्सी में सवार हुए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? बिनोय ने मुस्कुराकर कहा, राइटर्स बिल्डिंग, शहर का दिल, वही जगह जहां से ब्रिटिश राज पूरे बंगाल को चलाता था। टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ते में तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उसमें कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी, क्योंकि जिन्हें मरने से डर नहीं, उन्हें हराने की ताकत किसी साम्राज्य में नहीं होती। फिर टैक्सी रुकी। तीनों सूट ठीक करते हुए नीचे उतरे। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, किससे मिलना है? विनोय ने जवाब दिया, हमारा अपॉइंटमेंट है मिस्टर सिम्पसन से। वो ऊपर गए। गलियारे में चपरासी फागू सिंह खड़ा था। फागू सिंह ने उनसे सवाल किया, क्या आप साहब से मिलने आए हैं? विनोय ने उल्टा उससे सवाल किया, क्या वो अंदर हैं? फागू ने कहा, वो अंदर तो हैं, लेकिन व्यस्त हैं। क्या आपने उनसे मिलने का समय ले रखा है? अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो मुझे दीजिए, या फिर इस रजिस्टर में अपना नाम लिख दीजिए। मैं साहब को आपके बारे में बता दूंगा, लेकिन आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर उन्होंने आप देखा ना ताव फागू सिंह को धक्का देते हुए जबरदस्ती दरवाजा खोल दिया। अंदर सिम्पसन अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें देख रहा था। उसने जैसे ही सिर ऊपर उठाया, तीनों की बंदूकें उसकी ओर उठ चुकी थी। लगातार गोलियां चली, दीवार पर खून के छींटे गिरे और टेबल के कागज उड़ गए, और सिम्पसन की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी।
वो कुर्सी से गिर पड़ा, मृत। जैसे ही गोलियां चली, पूरी इमारत में हड़कंप मच गया। फागू सिंह ने दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी टफनल बैरेट के कमरे में शरण ली। बैरेट ने तुरंत पास में लाल बाजार फोन करके सुरक्षा बलों को सचेत किया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, राइटर्स बिल्डिंग में गोली चली है, सिम्पसन मारे गए हैं, तुरंत सशस्त्र सुरक्षा सैनिकों को भेजो। पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टारगेट ने वाहन बुलाने की बजाय दौड़कर ही राइटर्स बिल्डिंग पहुंचना ज्यादा मुनासिब समझा। उनके साथ रिजर्व फोर्स के कुछ सैनिक भी थे। 2 या 3 मिनटों के अंदर वो राइटर्स बिल्डिंग पहुंच गए। अफसर भागने लगे, पुलिस नीचे से ऊपर दौड़ी। जब तक वहां लाल बाजार से रिजर्व फोर्स नहीं पहुंची, क्रेग और फोर्ड के अलावा किसी शख्स की अपने कमरे से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं पड़ी। तीनों क्रांतिकारी चिल्लाए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और वो आवाज राइटर्स बिल्डिंग की दीवारों में गूंजने लगी। फिर पुलिस ने फायरिंग शुरू की। उन तीनों ने भी जवाब दिया। गलियारे में बारूद और धुएं का धुंधका छा गया। उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस में शरण ली और अपनी रिवॉल्वर दोबारा लोड की। दिनेश को फिर एक गोली लगी, कंधे से खून बह निकला, लेकिन उसने हथियार नहीं डाला। वो बोला, बंदूक खत्म हो जाए तो भी डरना मत, हम हारने नहीं आए हैं। जब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया तो तीनों समझ गए कि अब मौत पक्की है। बादल ने जेब से साइनाइड निकाला, एक झटके में निगल लिया और उसका शरीर वहीं ढेर हो गया। बिनोय और दिनेश ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराए और दोनों ने खुद पर गोली चला ली। गलियारे में एकदम सन्नाटा छा गया। तीनों जमीन पर पड़े थे। जब ब्रिटिश पुलिस अंदर पहुंची, उनके सामने 3 नौजवानों के खून से सनी दीवारें थी। बिनोय की जेब से एक छोटा सा भारतीय झंडा मिला। उसे देखकर आईजी क्रैग कुछ देर के लिए सन्न रह गया। बादल की मौत वहीं हो गई थी। बिनोय और दिनेश को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अंग्रेजों की पूरी कोशिश थी कि इन दोनों को किसी तरह बचा लिया जाए ताकि उन्हें षड्यंत्र के बारे में और जानने का मौका मिले। अगले दिन आनंद बाजार पत्रिका की सुर्खी थी, बंगाल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन शोड डेड। डॉक्टरों ने जान बचाने की खूब कोशिश की, पर 13 दिसंबर 1930 को बिनोय ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत से 2 दिन पहले उनके पिता ने ब्रिटिश सरकार को अपने बेटे से मिलने की आखिरी बार अपील की। सरकार ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। आश्चर्यजनक रूप से दिनेश, जो इस घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे, वो मौत के मुंह से बचकर बाहर निकल आए। मामला कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई करते हुए जज रोफ गार्लिक ने अपना फैसला सुनाया। हत्या की सजा मौत है। मुझे इस बात में बिल्कुल शक नहीं कि जिन 3 लोगों ने कर्नल सिम्पसन की हत्या की थी, दिनेश चंद्रगुप्त उनमें से एक है। इसलिए मैं उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाता हूँ। 7 जुलाई 1931 को सुबह 4:45 बजे सिर्फ 19 साल की उम्र में दिनेश को फांसी दे दी गई। दिनेश की फांसी के सिर्फ 20 दिन बाद उसी जज रोफ रेनाल्ड गार्लिक को, जिसने उन्हें फांसी की सजा दी थी, उनको एक नौजवान कन्नाई लाल भट्टाचार्य ने कोर्ट के अंदर ही घुसकर गोली मार दी। इतिहास ने अपना बदला खुद ले लिया। आजादी के बाद कोलकाता के डलहौजी स्क्वायर का नाम बदलकर रखा गया बीबीडी बाग, यानी कि तीनों के नाम पर, बिनोय, बादल और दिनेश। आज भी वहां खड़ी है राइटर्स बिल्डिंग, उन गोलियों की गूंज अपने अंदर सहेजे हुए। कहा जाता है कि रात में वहां कदमों की आहट सुनाई देती है, शायद उन्हीं 3 युवाओं की, जो आज भी पूछते हैं, क्या तुम हमारे सपनों का भारत बना पाए? 3 युवक, 3 रिवॉल्वर और 3 गोलियां, लेकिन असर इतना गहरा कि ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया। उन्होंने जी कर दिखाया कि आजादी की कीमत सिर्फ खून से चुकाई जा सकती है, और वो भी मुस्कुराते हुए। वंदे मातरम, जय हिंद।